किसी ने क्या खूब कहा है कि असली पहचान तो कर्मों से होती है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान मौजूद हैं। इसी के साथ मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी जो ये पुरानी वीडियो थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, क्योंकि वही कमेंट्स पढ़ के हमें ऊर्जा मिलती है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की। तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो, और दूसरी बात, वीडियो शेयर करना ना भूलें, ठीक। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है जी। तो कहानी क्या है, एक बार एक जादूगर था। वो जादूगर अपने जादू से बहुत फेमस हो गया। जब वो काफ़ी फेमस हो गया तो राजा को ये बात पता चली कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा जादूगर है जो बहुत अच्छा जादू दिखाता है। तो राजा ने उसे इनविटेशन भेजा कि आइए और हमारे दरबार में जादू दिखाइए। तो जादूगर बोला ठीक है जी, हम पहुँचते हैं। तो जादूगर जब रास्ते में जा रहा था राजा के दरबार में, तो उसने सोचा कि राजा को कोई छोटा मोटा जादू तो दिखाया नहीं जाएगा, राजा को कोई बढ़िया सा जादू दिखाऊंगा जिससे कि राजा खुश होकर मुझे बहुत सारा इनाम दे। ठीक है जी, पहुंच गए। जब वो वहाँ दरबार में पहुंच गया, उसने क्या करा, अपने जादू से राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब। अब जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, वहाँ मौजूद जितने राजा के मंत्री थे दरबार में, वो सब हंसने लगे, खूब हंसे। तो राजा को इससे अपनी बहुत तौहीन फील हुई, उसे लगा आप मेरी इंसल्ट कर दी इसने। तो राजा ने तुरंत फरमान जारी किया कि इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, और 7 दिन बाद की वो डेट दी कि 7 दिन बाद इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो ले गए जी, उसे उठा गए कारागार में डाल दिया। उसकी पत्नी को पता चली, उसकी पत्नी रोती बिलखती बेचारी आई मिलने उससे। तो जादूगर से मिलना है, जादूगर मुस्कुरा रहा था। तो उसने बोला बड़ा अजीब आदमी है, फांसी की सज़ा मिल गई, मुस्कुरा रहा है। तो उसने बोला, उसकी वाइफ ने बोला क्या करना आए थे आप यहाँ, कैसा जादू दिखा दिया राजा को जो राजा ने मृत्युदंड की सज़ा दे दी। उसने बताई पूरी स्टोरी, ऐसा ऐसा हुआ। तब फिर क्या होता है कि रानी को वो कहता है कि अब टेंशन लेने कोई बात नहीं, अभी 7 दिन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी बोल गया मैं, वो जो उसकी वाइफ थी, कि अभी टेंशन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो बोली क्या ठीक हो जाएगा, वो बेचारी रोती हुई गई। अगले दिन फिर आई उससे जादूगर से मिलने कारावास में। तो फिर वो मुस्कुराया और बोला अभी तो 5 दिन 6 दिन बचे, कोई टेंशन नहीं। अगले दिन फिर आई वो ऐसी, अभी तो 5 दिन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब टेंशन फ्री। लास्ट वाले दिन जिस दिन उसे फांसी लगनी थी, उस दिन राजा आया घोड़े पर। तो राजा बोला और भाई कैसे है, क्या हाल है, मेरा मुकुट उड़ा दिया तूने, ऐसा करके राजा बोला। तो वो उदास हो गया, नाटक करने लगा उदास। तो राजा बोला क्या हुआ भी, क्यों उदास हो रहा ज़्यादा। तो वो बोला जादूगर कि महाराज मैं एक कला का विकास कर रहा था। बोले क्या कला थी। उनकी कला ये थी कि मैं एक उड़ने वाले घोड़े, मैं एक ऐसी कला विकसित कर रहा हूँ जिससे कि घोड़ा उड़ने लगेगा। राजा ने सोचा भाई यूँ कला बढ़िया, अगर यूँ कला हमें मिल जाए तो आसपास का साम्राज्य अपने में विलय कर लिया जाएगा और युद्ध में कोई हरा नहीं पाएगा। तो राजा बोला ठीक है, कितना टाइम लगेगा। उसने बोला जी 1 साल में मैं कर दूंगा उसका विकास, जो कला है वो। तो राजा बोला ठीक है, 1 साल में अगर तूने मुझे वो कला सिखा दी घोड़े को उड़ाने वाली, तो तुझे फांसी नहीं दी जाएगी, अदरवाइज तुझे 1 साल बाद फांसी दे दी जाएगी। बोला ठीक है जी। उसे छोड़ दिया गया जादूगर को। जब जादूगर छोड़ दिया गया तो जादूगर अपने घर पहुंचा, तब वहाँ देखा उसकी वाइफ, रिश्तेदार, आस पड़ोसी सब बैठे रो रहे थे। तो जादूगर जो था वो पहुंचा तो सब शांत हो गए एकदम कि छोड़ दिया राजा ने। अब उसकी वाइफ बोली बाद में कि क्या आपने ऐसा क्या बोला राजा से जो उन्होंने छोड़ दिया आपको। तो बोला, उन्होंने बताया पूरी स्टोरी। वो फिर रोने लगी। अब सही है, अब 1 साल बाद, 1 साल तक अब ऐसे ही एक दिन काटना पड़ेगा रोते रोते ही, और अब 1 साल बाद फांसी होने, क्योंकि ऐसी तो कोई कला है नहीं। उसने बोला परेशान मत हो, अभी 1 साल है, सब ठीक हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 6 महीने बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। और जब राजा की मृत्यु हो गई, जब दंड देने वाला ही मर गया, जो दंड देने वाला था, तो फिर दंड किसे दिया जाएगा, कला का क्या होगा, कौन सी कला, कैसी कला, सब खत्म, उसकी फांसी वांसी भी नहीं हुई। तो इस जो स्टोरी का भाई, इस स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आप हमेशा प्रेजेंट में खुश रहें, वर्तमान में खुश रहें। आगे आने वाली समस्या को सोच सोच कर अपना वर्तमान ना बिगाड़ें, क्या पता आगे आने वाली समस्या आए ही नहीं, है नहीं है।
तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था, यही सार आपको समझाना चाहता था, इसीलिए आपको ये छोटी सी स्टोरी सुनाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका। तो परसेंटेज की इससे पहले मैंने 2 क्लासेस अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाके देखिए, उसके बाद हमारी ये तीसरी क्लास देखना आपको, ठीक है जी। तो और मैं आपको बता चुका हूँ पूरी डिटेल में कि ये ऐसा कोर्स होगा, कंप्लीट मैथ्स आप इसमें मैथ्स कराया जाएगा। आपका एग्जाम कोई भी हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, एक इकलौता एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका मैथ्स में, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपका साथ चाहिए, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, हमारी ये शीट का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं क्वेश्चन नंबर 13 करा चुका हूँ। और ये शीट कैसे आपको मिलेगी, अगर आपको शीट चाहिए तो इसके बारे में बता चुका हूँ, पहली वीडियो देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। तो देखिए यदि या तो या आपके पास शीट होनी चाहिए या आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। काफ़ी समय हो गया है तो प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिगनर हैं, मुझसे मैथ सीखना चाहते हैं और वास्तव में आप मैथ्स में वीक हैं, कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो जो मैं कहता हूँ उन्हें चीज़ों को समझो और उन्हें अप्लाई करो। अपने आप मास्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको नोट करने हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। तो सबसे पहले मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक मेथड बताते हैं, ठीक है जी। तो कल भी मैंने आपको बताया था, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब भाई ये तुम्हें याद करना है, ठीक है जी। लंबाई में उसने वृद्धि की है 20% की। मुझे ये बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है। तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाई 100, परसेंट हटा के 100 से भाग कर लिया। और जो अपॉन वाली वैल्यू होती है हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक संख्या। मैं कह सकता हूँ यदि लंबाई पहले 5 थी और 5 का 20% कितना, 1, और 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी होगी लंबाई, 6। यानी कि इनिशियल लेंथ जो थी वो 5 थी और जो न्यूली लेंथ है वो कितनी है, 6 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की है, 10% की। और 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है आपकी 1/10, और अपॉन वाली वैल्यू क्या होगी, इनिशियल यानी प्रारंभिक। इसका मतलब यदि पहले चौड़ाई कितनी है, 10 है, तो अब 10 का 10% कितना, 1 है, और 1 की वृद्धि होगी, और वर्तमान में जो चौड़ाई है वो कितनी है, 11 है। यहाँ तक समझ में आया। तो पहले क्षेत्रफल कितना आ गया, 50। जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था वो कितना हो गया, 10 पंजे 50, और जो नया क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो गया, 11 × 66। तो क्षेत्रफल 50 था और 66 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, तो आप यहाँ से देखोगे 16 की वृद्धि हुई। तो आप यहाँ एक चीज़ तो आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर, परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर, और यहाँ जो 16 वृद्धि हुई है कितने पर हुई है, 50 पे। तो 50 को 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। 50 दूनी 100, तो यहाँ से भी 16 दूनी 32, 32% आपका आंसर आ चुका। अदरवाइज हम इसे कैसे करते, हम करते कि 16 की वृद्धि हुई कितने पे हुई, 50 पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, 32%, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊं, और मैं यही कहूँगा आपसे कि आप एग्जाम में भी जो अब मैं मेथड बताने वाला हूँ इसी मेथड से करें इस क्वेश्चन को। इसे मैंने कल भी बताया था, इसे रामबाण अपनी देसी भाषा में, अदरवाइज इसे सक्सेसिव डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या होता है, +-x +-y +-x × y अपॉन 100। जब क्वेश्चन में 2 परसेंटेज दी गई हों, उन 2 परसेंटेज को मिलाकर एक सिंगल परसेंटेज बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो प्लस का यूज़ कब किया जाएगा, जब वृद्धि हो, यानी कि जब इंक्रीज हो रही हो, और जब डिक्रीज हो रहा हो तो माइनस का यूज़ करेंगे, कमी पर माइनस और वृद्धि पर प्लस। तो देखिए पहले 20% की वृद्धि हुई है तो इसलिए मैंने +20 लिखा, फिर 10% की वृद्धि हुई है इसलिए फिर +10 लिखा, और प्लस की जब प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 20 की गुणा जब 10 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, क्योंकि x × y है यहाँ पे, और बटे में कितना है 100। तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 20 10 30 और 2 32। यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते थे, मौके के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे, ठीक है जी। चलिए प्रैक्टिस, तो देखिए प्रैक्टिस इसी का नाम है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चनों को कम समय में।
बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 से मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि जब कभी भी वृत्त की त्रिज्या में देखिए, वृत्त से जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। या तो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि या कमी करके उसकी परिधि में या परिमाप में परिवर्तन पूछेगा, या फिर वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन करके यानी कि वृद्धि या कमी करके उसके क्षेत्रफल में पूछेगा। तो यदि वृत्त की त्रिज्या में उसने परिवर्तन किया है और परिमाप में वृत्त के पूछा है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना परिवर्तन वृत्त की त्रिज्या में करा गया है वही आंसर आपका हो जाएगा। तो यानी कि जो मैं क्वेश्चन नंबर 15 अगर पढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 15 में इसने बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई, उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो इसका आंसर हो गया 25%। ठीक है, अगर मान लो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसे ध्यान से समझो और आंसर देना। क्वेश्चन ये मैं कहूँ कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई, उसके परिमाप में या परिधि में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 10% ही हो जाएगा, 10% की कमी। ठीक है जी। अब मैं इसे करके बता देता हूँ आपको। जैसे इसने बोला कि वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई, तो देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यदि इनिशियल रेडियस यानी कि प्रारंभिक त्रिज्या यदि 4 थी, प्रारंभिक त्रिज्या यदि 4 थी तो नई त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है तो न्यू रेडियस नई त्रिज्या या जो वर्तमान त्रिज्या है वो हो गई 5, क्योंकि 4 का 25% कितना 1 है, वृद्धि हुई है तो जोड़ दिया, कमी होती तो घटा देते। अब मैं क्या बोलूँगा कि पहले 4 थी और अब 5 होगी। अब हमें पता, उसने पूछा वृत्त के परिमाप में परिवर्तन बताइए, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त का परिमाप होता है आपका 2πr। वृत्त का परिमाप होता है, या इसे परिधि भी बोल देते हैं, परिधि बोलते हैं वैसे तो बेसिकली, परिधि कितनी होती है 2πr। तो यहाँ से हमें एक बात ध्यान रखनी है परसेंटेज के लिए कि हमें एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, कैलकुलेशन ही बढ़ेगी। जैसे 2 है कांस्टेंट वैल्यू है, पाई है कांस्टेंट वैल्यू है, पता कैसे चला कांस्टेंट वैल्यू है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि क्वेश्चन में केवल जिनमें परिवर्तन करा हो फॉर्मूले में से उस वैल्यू को पिक करके हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन में इसने केवल त्रिज्या में परिवर्तन करा था, फॉर्मूले में से मैंने केवल क्या ले ली, त्रिज्या ले ली। अब इसका मतलब पहले r कितनी है 4 है, तो पहला परिमाप हो गया 4, क्योंकि 2π का तो मान रखना ना, और नया वाला परिमाप कितना हो गया 5, क्योंकि अब रेडियस कितनी हो गई 5 हो गई। तो पहले 4 था 5 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई 1 की, और कितने पे हुई 4 पे, और 1/4 बराबर कितने के होता है 25% के, या फिर 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर लोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25%। और देखिए यहाँ भी कितना था 25%। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि जब कभी भी त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन पूछे नहीं, प्रतिशत परिवर्तन दे, यानी कि अगर आपको त्रिज्या में बता दिया कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई या इतने परसेंट की कमी हुई, और परिधि में पूछे, तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जितने परसेंट की वृद्धि या कमी त्रिज्या में करी है वही आंसर हमारा परिधि के लिए होगा। बात क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ अगर क्षेत्रफल में पूछा होता। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं क्षेत्रफल में, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कर दिया है अपने पास से, इसमें लिखा हुआ नहीं है शीट में, क्वेश्चन शीट में लिखा हुआ नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मान लो क्षेत्रफल में पूछा होता कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि भाई रेडियस कितनी है 4 है, और नई रेडियस कितनी होगी 5 होगी, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पाई कांस्टेंट वैल्यू हटा दो, कांस्टेंट का मतलब है पाई के बारे में इसमें कुछ बोला ही नहीं है, और पाई की बार बार अगर दोनों वैल्यू में लेंगे तो 22/7 की गुणा ही करनी बाकी रहेगी। तो कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो, परसेंटेज के लिए कभी भी एग्जैक्ट मान की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला क्षेत्रफल कितना हो गया r², 4 का स्क्वायर 16, नया क्षेत्रफल कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो पहले क्षेत्रफल था 16 और अब क्षेत्रफल हो गया 25। तो वृद्धि कितने की हुई 9 की, और कितने पे हुई 25 पे, सॉरी 25 नहीं 16, क्योंकि हमेशा प्रारंभिक वैल्यू पे काउंट की जाती है 16 पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100। आ गया जी बात समझ में। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपको परसेंटेज में आंसर आ गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर परसेंटेज में अगर त्रिज्या में परिवर्तन दिया हो, त्रिज्या में वृद्धि दी हो या कमी दी हो, और परिधि में पूछेगा तो सॉल्व नहीं करना है, वही आंसर टिक कर देना है जो कि वृद्धि या कमी त्रिज्या में की गई है। और यदि क्षेत्रफल में दी गई है तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन ऐसे आएंगे तब समझ लेना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
एक व्यक्ति के प्रति घंटे को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाता है। प्रारंभिक वेतन 2800 है तो नया वेतन ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम इसी से कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका सक्सेसिव इंक्रीज का और सक्सेसिव डिक्रीज का, या फिर हम कह सकते हैं 2 परसेंटेज अगर दी हुई है तो उन्हें मिक्स करके एक सिंगल परसेंटेज बनाने के लिए। तो व्यक्ति के प्रति घंटे को 20% बढ़ा दिया गया तो +20, और उसके काम करने के समय को 25% घटा दिया गया -25, और जब प्लस माइनस की गुणा करेंगे +20 और -25 तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस, और 20 की जब 25 में गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 500 बटे कितना हो जाएगा 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 25 और 5, क्योंकि देखो सेम साइन वाले एक साथ ऐड होते हैं, सही है ना, -25 और -5 से जुड़ जाएंगे तो ये हो गया -30, और ये रह गया +20, और जो वैल्यू जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो साइन लिया जाता है। तो 30 में से जब 20 गया तो बचा 10, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन था। तो इसका आंसर आ गया 10%। आंसर नहीं आया क्योंकि इसने 10% की इसने ओवरऑल परसेंटेज में नहीं पूछा। इसने बोला यदि उसका प्रारंभिक वेतन 2800 था तो नया वेतन बताइए। तो देखिए इसका मतलब है कि वेतन 10% कम हो जाएगा। पहला वेतन कितना था, 2800 था, ठीक है जी, और 2800 को 10% कितना हो जाएगा, मैंने बताया हमेशा एक अंक बाद पॉइंट डाल दो, वो 10% होता है। इसका मतलब 2800 को 10% कितना है, 280। 280 अब हो जाएगा कम। जब 280 कम हो जाएगा तो नया वेतन कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 2, तो नया वेतन आपको 2520 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए मैं आपको दो तरीके या 3 तरीके से बताऊँ जिससे आप समझ सकें। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 20 तरीके सीखने की जरूरत है एग्जाम में 100 क्वेश्चन करने के लिए, 100% क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं हम। वो कह रहा है एक व्यक्ति के प्रति घंटे को 20% बढ़ा दिया गया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/, बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, 1/5। प्रति घंटे 5%, प्रति घंटे 20% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कि यदि पहले 5, इसने बोला है एक व्यक्ति के प्रति घंटे को का मतलब ये है एक व्यक्ति के प्रति घंटे को 20% बढ़ा दिया गया। प्रति घंटे को 20% का मतलब ये है कि यदि उसे प्रति घंटा पहले 5 रुपये देने पड़ते थे, ऐसा मान लो, वेजिस मान लो, प्रति घंटा 5 रुपये मिलते थे, तो अब उसे प्रति घंटा 6 रुपये मिलेंगे। हो गया इंक्रीज। और जो इसके काम करने की अवधि है उसे 25% कम कर दिया गया। 25% कम कर दिया गया। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी यदि हम पहले से 4 घंटे काम कराते थे तो अब उससे काम कराएंगे 3 घंटे, क्योंकि यहाँ कमी है तो घटा दिया ऊपर वाली वैल्यू को। तो पहले अगर उसकी इनकम 20 रुपये हो जाती थी, क्योंकि 5 रुपये घंटा कमाता था, 4 घंटे काम करता था, तो 20 रुपये कमा लेता था। अब 6 रुपये प्रति घंटा लेगा, लेकिन काम तो 3 घंटे करेगा, तो अब कितने कमाएगा, 18 रुपये। ठीक है। अब यहाँ से आप तुलना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसमें दे रखा प्रारंभिक वेतन 2800 रुपये, तो 2800 जितने की वैल्यू उससे भाग करो और जितने की चाहिए उससे गुणा करो। 2800 प्रारंभिक वेतन है, और यहाँ देखो प्रारंभिक कौन सा, 20, तो 2800 हमारे 20 के बराबर है। और क्वेश्चन में पूछा नया वेतन पूछा 18 से, गुणा कर ली। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ जाएगा 140। ठीक है जी। और जब इसकी गुणा करेंगे 18 दाम 180 और 18 चौक 72, 180 और 72 होगा 252, और 1 0 ये वाली, तो कितना आ गया, यहाँ से भी देखो 2520 ही आ गया। आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, दूसरा तरीका देखो। पहले 20 रुपये थी, अब 18 रुपये होगी, 2 की कमी होगी कमाई में, और कितने पे, 20 पे। 2 की कमी 20 पे हुई तो 1 की कमी कितने पे, 10 पे, और 1/10 बराबर कितने परसेंट के होता है, 10% के, आपको पता है। और जब 10% कमी हो गई तो इसका मतलब अगर पहले 2800 रुपये वो कमाता था तो अब 10% यानी 280 कम कमाएगा, तो यानी कि अब कितने कमाएगा, 2520 कमाएगा। समझ गए भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ना समझ में आती है तो देखिए, जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आपको एक बार में समझा दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार समझाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको देखना है, बैक करो फिर देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी भुजा कितने % बढ़ जाएगी। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, जैसा कि मैंने आपको त्रिज्या में बताया था वृत्त का। अगर वर्ग परिमाप में 20% की वृद्धि हुई, भुजा में पूछी है, तो डेफिनेटली भुजा में भी 20% की वृद्धि होगी। ठीक। अब यहाँ से आप नोट करके लिख भी सकते हो ना, जो बात मैंने त्रिज्या वाले में बताई थी और जो बात मैं अब बताने वाला हूँ, जो बात मैंने त्रिज्या वाले में बताई थी और जो बात मैं अब बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट करके लिख सकते हो।
जैसा मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब कभी भी वृत्त वर्ग है, मान लो, अब वर्ग की एक भुजा में प्रतिशत वृद्धि या कमी कर दी, तो परिमाप का आंसर भी वही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया गया। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो डेफिनेटली यही आंसर हो गया, ठीक है जी। अब जैसे इसने क्वेश्चन दिया, अब इसका चाहे अपोजिट सोच लो। अपोजिट कैसे? मैं कहने लगूं एक वर्ग के परिमाप में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई। एक वर्ग के परिमाप में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हुई, बताइए उसकी भुजा में कितने परसेंट परिवर्तन किया गया? तब भी यही आंसर होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में परिवर्तन करके परिमाप में पूछा जाए तो जितना परिवर्तन भुजा में किया गया है वही परिमाप में होगा, ठीक है जी। अच्छा, यही क्वेश्चन था, तो ये था एक वर्ग का परिमाप 20% के बढ़ जाता है, भुजा बताइए। डेफिनेटली भुजा 20% बड़ी होगी। भुजा का एक परिमाप पूछता तब भी वही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए, तो 18 क्वेश्चन नंबर 18, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 30, 20 और 50% कम किया जाता है, उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनाभ क्या होता है? घनाभ होता है जैसे कि आप एक ईंट मानिए, ईंट, ठीक है, वो घनाभकार होती है। एक कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई के समान लंबाई चौड़ाई के चौड़ाई तीनों अलग अलग हों लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम घनाभ। और तीनों साइडें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो गई तो उसे बोलते हैं घन, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो देखिए घनाभ का सबसे पहले उसने आयतन पर प्रतिशत बदलाव पूछा है, तो घनाभ का आयतन होता है, अब मैं ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आप याद रखनी है आपको। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जब आप इनके आपस में गुणा कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा आयतन किसका? घनाभ का। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए लंबाई में कितना परिवर्तन किया गया है, तो घनाभ की लंबाई 30% बढ़ा दी गई। यहाँ समझते चलिए 30% बढ़ा दी गई, और 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। इसका मतलब यदि पहले लंबाई 10 थी तो अब कितनी हो गई? 13, ठीक है जी। अगली कंडीशन, और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, और 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/5। इसका मतलब यदि पहले चौड़ाई 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, और इसकी ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है। 50% की फ्रैक्शन होगी 1/2। इसका मतलब यदि ऊंचाई पहले 2 थी तो अब 1 कम कर दी गई। 2 का 50% कितना है? 1 कम कर दी गई, और अब वर्तमान में ऊंचाई कितनी होगी? 1। तो हम पुराना आयतन निकालेंगे, तो पुराना आयतन कितना हो जाएगा? 100, यानी कि पुराना का मतलब है प्रारंभिक, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा 100। अब देखो 13 छिंग 78। अब कितना? अब ये मत सोचना कि इन दोनों की गुणा करी, इसकी तो करी नहीं, लो कर लो, 78 एकम 78। तो चलिए 78 हो गया। अब पहला आयतन कितना था? 100, अब कितना होगा? 78, कमी कितने की हुई? 22 की। दिस इज योर आंसर, 22% की कमी हो गई। कमी और वृद्धि को भी ध्यान रखना, एग्जाम में सेम ऑप्शन मिलेंगे, बस कमी और वृद्धि लगा के। आगे बात समझ में? तो मान के चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या कहता है? यदि एक शंकु का व्यास 10% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 50% कम किया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताइए। अब शंकु का आयतन होता है भैया, क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने किसका बताया था? मैंने आपको बताया था अभी घनाभ का, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नोट कर लो, याद करना है। अब मैं बता रहा हूँ शंकु का, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मैंने बताया था फालतू की कांस्टेंट वैल्यू हमें लेने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने हमसे त्रिज्या में परिवर्तन बोला और ऊंचाई में। सपोज करो उसने केवल त्रिज्या में पूछा होता तो हम त्रिज्या ही लेते, एच को भी कांस्टेंट मान कर हटा देते। सपोज करो उसने केवल एच में परिवर्तन दिया होता या पूछा होता तो हम आर को भी हटा देते, केवल एच ले लेते। फॉर्मूले में से जितनी वैल्यू में परिवर्तन करा गया केवल उस वैल्यू को पिक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो शंकु का व्यास 10% बढ़ाया गया। यहाँ से एक बात और बता दूं, चाहे वो व्यास कहे या त्रिज्या कहे सेम बात होती है। मान लो उसने कहा व्यास को 10% बढ़ा दिया गया, तो हालांकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, लेकिन परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिज्या की भी 10% की वृद्धि हो जाएगी अगर आप व्यास की 10% वृद्धि कर रहे हो। तो ये टर्म इसलिए क्वेश्चन में डाली जाती हैं जिससे कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ आप ध्यान रखना। आज चाहे त्रिज्या में परिवर्तन करे चाहे व्यास में करे, तुम हमेशा त्रिज्या मानो,
कोई टेंशन नहीं। तो जैसे इसने क्वेश्चन में बोला व्यास 10% बढ़ा गया, हम व्यास ना माने, हम तो त्रिज्या मानेंगे। त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, ऊंचाई में 50% कमी की गई। अब 10% की वृद्धि की गई और 10% की फ्रैक्शन कितनी है भाई, 1/10। इसका मतलब आर पहले अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई, 11। तो पहला आयतन ये वाला आ जाएगा, देखते रहना, ठीक है भाई। पुराना आयतन भी निकालेंगे, नया भी निकालेंगे। अब आगे कह रहा है और ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया और 50% की फ्रैक्शन, 50% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/2। इसका मतलब यदि पहले ऊंचाई 2 थी तो अब कितनी हो गई, अब हो गई आपकी 1। तो पहला आपका कितना आ गया 200 आयतन, और अब कितना आ जाएगा 121, सिंपल। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि पहला आयतन कितना था, 200 था, और अब कितना हो गया, 121 हो गया। तो कमी कितने की हुई, कमी हुई आपकी 79 की, और कितने पर हुई, 200 पे। और इसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर दो, यहाँ से 2 जीरो खत्म हुई, यहाँ से 2 जीरो खत्म हुई, और 79/2 आ गया। या तो फिर ऐसे लिख लो, नहीं तो इसे डिवाइड करके लिख लो, 2 3 6 और 2 9 18, 39.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक गोलार्ध की त्रिज्या को 20% कम किया गया। रफ करता हूँ इसे। एक गोलार्ध की त्रिज्या को 20% कम किया गया तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताइए। अब सबसे पहले वही बात, गोलार्ध का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो जो जो टर्म आपकी आती जा रही है मैं बताता जा रहा हूँ, इन्हें याद करते चलना, ठीक है। गोले का जो गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, ठीक है। तो गोलार्ध का जो आयतन होता है 2/3 πr³। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसने बोला है गोलार्ध की त्रिज्या को 20%, तो केवल त्रिज्या को तो बोला, इसे भी हटाओ और इसे भी हटाओ, बचा क्या, केवल r³। अब इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20% कम किया गया, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी भाई, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। यानी कि अगर पहले त्रिज्या 5 थी तो अब 5 का 20% 1 कम हो जाएगी, और अब नई त्रिज्या हो जाएगी 4। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, पहला आयतन आ गया। और अब नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 का 20% 1 कम हो गया, क्योंकि उसने कमी बोली, तो अब 4 होगी, 4 चौक 16 चौका 64। तो पहले आयतन था 125, अब कितना हो गया 64। तो कमी कितने की हुई आपकी, यहाँ से 61 की, और कितने पे, 125 पे, और गुणा 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 6 चौक 24, 244/5%। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। नहीं तो सॉल्व कर लो, 5 चौक 20 और 4 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, लगभग ये 48.8% आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में क्या है, वीडियो भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए तो कोई बात तो है नहीं ना, कमेंट में बता देना। कभी सोचो जी ज़्यादा लेंथी होगी, मेरा तो ये है कि अगर हम इसी तरीके से 2 4 क्वेश्चन करेंगे तो एक ही चैप्टर जाकर महीनों में खत्म होगा, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ज़्यादा कराने की सोच रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, चीनी का दाम 10% बढ़ जाए और खपत 20% कम हो जाए तो कुल खर्चे में प्रतिशत बदलाव बताइए। उसी से कर लो सिंपल, रामबाण से, जो भी मैंने बताया था सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज वाले से करा देता हूँ एक बार। वो करा, चीनी के दाम 10% बढ़ गया और उसका खपत 20% कम हो गई। दाम 10% बढ़ गया और खपत 20% कम हो गई, तो प्लस माइनस माइनस, जब एक साइन प्लस का एक माइनस का, जब प्लस की और माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे 20 के जब 200 में गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 200 बटे कितना हो गया 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, 10 में से पहले 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 12। तो ओवरऑल कितने की कमी आएगी, -12% कमी होगी, 12% की। माइनस इंडिकेट करता है कमी को और प्लस इंडिकेट करता है वृद्धि को। चलिए अभी से मैं बताऊँ दूसरे से, विचार दूसरे से बता देता हूँ। क्वेश्चन कोई मैं उसी से बता देता हूँ, कभी आप कहो कि ये ना बताया। तो मूल्य गुणा खपत इजिकल टू खर्च, खर्च में ही पूछा है, मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत इजिकल टू होता है खर्च के, मूल्य गुणा खपत इजिकल टू होता है खर्च के। तो मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये अगर पहले मूल्य 10 था तो अब कितना होगा 11। खुद समझ सकते हो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। अब काफ़ी टाइम हो गया इन चीज़ों को, तीसरी क्लास चल रही है तो अब इतना नहीं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करेंगे। और खपत में हुई है 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी यदि पहले 5 थी तो अब कमी हो गया 4 हो गया। तो पहले खर्चा कितना होता था 50, अब खर्चा कितना हो रहा है 44, ठीक है। 50 पे कितने की कमी आ गई 6 पे, और 100 पे कितने की आ जाएगी 12 की, क्योंकि हमें परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे कैलकुलेट करना है। तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो 12 हो जाएगा। अदरवाइज हम कैसे करते, हम करते कि कमी कितने की हुई 6 की, कितने पे हुई 50 पे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, 12%। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं।
राइट राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए टाइप चेंज हो गया। अब ये आपका टाइप चेंज हो गया। कल जो भी टाइप था शायद टाइप 4 था, तो अब आपका हो गया टाइप 5। अगर टाइप 4 था तो अब आपका हो गया ये टाइप 5। ठीक है जी। चलिए जी, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव बताइए ताकि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। अब तक लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन देके ओवरऑल परिवर्तन पूछता था, इस बार लंबाई में परिवर्तन कर दिया और क्षेत्रफल में और उसके दूसरी साइड में परिवर्तन पूछा है। क्वेश्चन आराम से बोल देता हूँ, लिखना चाहो लिख सकते हो। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव बताएं। तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत बदलाव बताएं ताकि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। ठीक है जी। और दूसरी बात, जो नालायक केवल वीडियो को सुन रहे हैं एज ए स्टोरी, चलिए जी देखते हैं क्या कर रहा है, कैसा पढ़ा रहा। तो भैया ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, आपको लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, स्ट्रगल तो कंपलसरी है। चलिए जी, वीडियो थोड़ी लेंदी बन रही है आज, कोई बात ना, लेंदी सही। वैसे भी कौन सा तुम कंप्लीट देखने वाले हो, थोड़ी सी देखोगे। इक्का दुक्का होगा कोई लास्ट तक पहुंचने वाला। तो मुझे तो भरोसा है ना कि कोई ऐसा भी है जो लास्ट तक पहुंचता होगा, और हो तो कमेंट में बताना जरूर कि लास्ट तक वीडियो देखते हो, क्योंकि वही बताएगा जिसने यहाँ तक देखी है, बाकी को तो पता ही नहीं चला आगे ऐसा भी कुछ बोला गया। चलिए हाँ जी, आयत की लंबाई 10%। अब देखिए ऐसा वही आयत का आ गया और क्षेत्रफल की बात आ गई, तो फॉर्मूला तो वही रहना है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अब इसने क्या बोला, लंबाई 10% बढ़ा दी। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। इसका मतलब लंबाई अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 11 हो गई। सिंपल बात। अब वो कह रहा है जी क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए, तो मुझे चौड़ाई नहीं पता, तो मैंने अपने पास से 1 मान ली और क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है जी, क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 हो गया। अब वो मुझसे कह रहा है जी क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि होनी चाहिए केवल, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव डाल दो। जब एक अंक बाद दशमलव डाल दोगे तो वो संख्या 10% होती है। तो 10 का 10% है 1 और 20% हो गया 2, वृद्धि है तो जोड़ दो, कमी होती घटा देते, तो ये हो गया 12। क्षेत्रफल 12 हो गया। अब मुझे बताइए इसमें मुझे परिवर्तन चाहिए, तो मैंने पहले भी सिखाया था कि बराबर की इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए जो मुझे चाहिए, भाई इधर 12 है तो इधर भी 12 आना चाहिए, तो जो चाहिए उससे गुणा करो, जो पहले से मौजूद है उससे भाग कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर पहले चौड़ाई 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 12/11। ठीक। तो अगर यहाँ 1 मान रखा है तुमने, तो तुम इसे क्या मान सकते हो? ये ध्यान रखना कब कह रहा हूँ मैं, जब तुमने इसे 1 मान रखा हो, जो इनिशियल हो, प्रारंभिक हो, वो 1 होनी चाहिए। अगर ये 1 है तब मैं इसे क्या मान सकता हूँ कि ये तो होगी प्रारंभिक और ये होगी नई वाली चौड़ाई। यानी पहले चौड़ाई कितनी थी? 11, अब कितनी होगी? 12। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। और कितने पे हुई? 11 पे। और 1/11 बराबर कितना होता है आपका? 9 से ही 1/11% के। और अगर आपको नहीं पता कि 1/11 बराबर 9 से 1/11 होता है, तो आप याद कर लो, और याद ना कर सको तो सोल्व कर लो, सोल्व करके तो याद हो ही जाएगा। तो 1/11 है, तो हम जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/11 गुणा 100 करेंगे, और जब हम इसे सोल्व कर रहे होंगे तो हम कहेंगे 11 9 99 और 100। देखिए ये और ये सेम बात आई भी समझ में? क्या मैंने बताया? नहीं समझ में आई? दोबारा देखो। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, एक और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, और वही तरीका आपका सबसे अच्छा होगा जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने होंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो, नहीं लेनी तो मर्जी है, ना भी करोगे तो भी कुछ ना होना। फिर एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाएगी, तो 10% का मतलब ये है कि पहले अगर वैल्यू 100 थी ना, तो हमने 110 कर ली। ठीक है भाई, मुझे पता है ये तरीका समझ में बढ़िया लगने वाला है तुम्हें। अब चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें ताकि क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए? हमने मान लिया अगर क्षेत्रफल पहले 100 था तो हमें चाहिए 120। तो यहाँ से यहाँ देखो वृद्धि कितने की हुई, चौड़ाई में कितने की वृद्धि? भाई बराबर करने का मतलब ये, इधर 120 है तो इधर भी 120 आना चाहिए, इधर पूरा भी तो 120 होना चाहिए। हमें नहीं पता चौड़ाई क्या है, तो इसे मैं पूरे को 120 मान के चल रहा हूँ, मुझे 120 बनाना है। तो 110 को 120 बनाने के लिए 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी, और कितने पे करनी पड़ेगी? 110 पे, और गुणा 100, या फिर ऐसे याद रखो 1/11 बराबर कितना होता है? 9 से 1/11% के, वरना सॉल्व कर लो। तो मुझे लगता है ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा, दोबारा समझ लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 23। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देगा? फिर केवल 10% करती हो। समझ में आया होगा ना? अब आएगा समझ में, तभी आएगा जब मैं चाहूँगा, वरना बोलता रहूँगा समझ में नहीं आएगा तुम्हें। देख लो तुम्हारा IQ लेवल, समझ नहीं पा रहे हो। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसका खर्चा सिर्फ 10% बढ़े? एक तरीका, चलो दोनों से बताता हूँ इसे भी, फिर आगे से एक से बताऊँगा, अभी से दोनों से बता रहा हूँ, समझ लो। तो मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू आ गया भैया जी खर्च के। मूल्य गुणा खपत इज इक्वल टू खर्च। अब उसने क्या बोला? मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब पहले 5 था तो अब 6 हो गया। वो कह रहा खपत में बताओ जी क्या परिवर्तन करें कि खर्चा केवल कितना बढ़ना चाहिए? खर्चा केवल 10% ही बढ़े, वो इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो कह रहा खर्चा सिर्फ 10% ही बढ़े। ठीक है भाई 10% बढ़वा देंगे। तो पहले खर्चा कितना हो गया? 5 हो गया। अब 10% बढ़ाने के लिए कह रहा तो 5 का 10% कितना हो गया? 0.5। वृद्धि कह रहा तो जोड़ दिया। 5 का 10% 0.5 होगा, 0.5 होगा। वृद्धि करा जोड़ दो 5 में, और 5 में जब 0.5 जोड़ोगे तो 5.5 में आ जाएगा नया खर्चा। चलिए जी अब यहाँ इसका निकालना है हमें खर्चे में। तो फिर वही बात, इधर 5.5 है तो इधर भी 5.5 बनाना है, तो गुणा करो 5.5 की और भाग करो 6 से। अब तुम सॉल्व करके देख लो, 5.5 बराबर बराबर हो गया। पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, मर्जी तुम्हारी। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैंने बताया था पहली खपत मैंने 1 मानी है। अगर पहली प्रारंभिक वैल्यू आपकी 1 है तो अब इसे क्या मान सकते हो कि यदि पहले खपत 60 थी तो अब खपत कितनी हो गई? 55। यदि पहले जो खपत थी वो 60 थी तो अब कितनी होगी? 55। तो कितने की कमी हुई खपत में? 5 की। कितने पे हुई? 60 पे। और 5/60 को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/12, और 1/12 होता है आपका 8 से ही 1/3% के। 1/12 कितने परसेंट के बराबर होता है? 8 से 1/3% के। और यदि आपको नहीं पता कि 1/12 8 से ही 1/3% के होता है तो आप 1/12 की गुणा कर सकते हैं 100 से। जब आप 100 से गुणा करोगे तो 4 से 3 बार और इसे 25 बार काटोगे, और जब 25/3 लिखोगे तो 25 को जब, अब देखो 8 से 24 और 25। दूसरा तरीका, चलिए 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 दूसरा तरीका क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में, चीनी कहता ना, हाँ जी चीनी कहता 20% वृद्धि हो गई। हम कहेंगे मूल्य 120 हो गया। 100% मानते हैं हम हमेशा, 120 हो गया। और खपत में कितने परसेंट? खर्चा 10%। खर्चा 10% ही बढ़ना चाहिए, यानी खर्चा अगर पहले 100 था तो 110। अब मुझे देखो, मुझे पता है इन्हें बराबर बैठाना है। इन्हें बराबर कैसे लाया जाएगा कि यहाँ पे कुछ कमी करनी पड़ेगी, और वही तो चौड़ाई, वही तो है मूल्य में खपत वपत जो भी है वही है। अब हम सिंपल यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कितने की कमी हुई? 10 की। और कितने पे? 120 पे। आ गया 1/12। और अभी बताया 1/12 बराबर होता 8 से ही 1/3% के। ना समझ में आया तो कमेंट में बताना, नहीं तो वीडियो को फिर से देखना। फिर भी ना समझ में आया तो फिर बता देंगे कल को। हमें क्या दिक्कत है? हमें तो पढ़ाना ही तो है, पढ़ाने के लिए आए आपके सामने। पढ़ाना है तो पढ़ाते रहेंगे। अगर आप चाहोगे तो वो लास्ट में बताऊंगा कैसे आप चाहोगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 भी सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाई जाए। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाई जाए। भाई मैं सोच रहा हूँ 24 ही छोड़ देंगे आज, है ना? 24 तक ही रहने देंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी बन रही है, देखने के बिना हो, वरना सोचोगे देखते यार 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, किस पर टाइम है, बिजी वैसी हैं, बिजनेस वैसे ही चल रहे हैं तुम्हारे इतने बड़े, तो ये वीडियो छोटी ही रखते हैं। बस थोड़ा सा ही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे भाई, बाकी कल मिलेंगे। तो एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाई गई, तो 40% बढ़ाई गई का मतलब है 140 कर दी। ठीक है भाई, 140 कर दी। और क्षेत्रफल में कितना चाह रहा है वो परिवर्तन? क्षेत्रफल में कह रहा है जी 60% की वृद्धि हो। तो वो कह रहा है जी बताओ इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। सिंपल सी बात है, वृद्धि तो करनी पड़ेगी, 140 से 160 बनाना है तो हमें, ठीक है ना? आधार में ऊंचाई में दे रखा था, आधार में पूछ रहा है। आधार में देखो ऊंचाई में पूछे, ऊंचाई में देखा था, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो 140 से 160 करना है तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे करनी पड़ेगी? 140 पे करनी पड़ेगी। और ये आ गया 1/7। 1/7 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा 100 कर लो, अदरवाइज याद करो 1/7 बराबर कितना होता है? 14। सही, 2/7%। ये चीज़ें याद हो जाएंगी जब तक तुम्हारे चैप्टर फाइनल होगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप गुणा 100 करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इतना तो आपको सर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप गुणा 100 इसे सॉल्व कर सकें। 1/7 गुणा 100 भी नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या? करोगे, जरूर करोगे। तो चलिए, वीडियो लेंथी हो गई, आज की वीडियो इतनी रखते हैं, बस आज इतना ही। बाकी कल मिलते हैं। कल भी आपको भाई वीडियो तो डेली लाने वाले हैं हम, लेकिन भाई एक चीज़ समझ लो बस। बात क्या है? बात ये है कि मैं अकेला कितना भी एफर्ट कर लूँ, हम इस प्लेटफॉर्म को मतलब केवल मेरे एफर्ट से कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। एक दिन कर लूँगा, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आखिरकार बंद करना पड़ेगा अगर केवल मैं एफर्ट करूँगा तो आप सभी से विनती है कि आप अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हो कि हाँ ये बंदा हमें डेली थोड़ा थोड़ा गाइड करे, मैं तो आपके लिए है ना A to Z स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा आपकी, सेपरेट भी स्ट्रेटेजी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, आपका लेखपाल का एग्जाम होगा, उसकी स्ट्रेटेजी, सबके स्ट्रेटेजी आपको दूंगा, जिससे कि आपको 100% कामयाबी मिले। तो आप सभी से ये अनुरोध है, आप हमारी इस वीडियो का, हमारे इस चैनल का लिंक स्टेटस पर लगा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को जोड़ो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 150-200 व्यूज़ तो आने चाहिए भाई। 150-200 व्यूज़ आए ना, मज़ा आता है कि हाँ भाई 100-150 लोग देख रहे हैं, वीडियो बनाते हैं। तो बस, और धन्यवाद, आप सभी ने इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।